अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर केमिस्ट्री बुक, पेज नंबर अपनी बुक का आप लोग ओपन करें 311। चैप्टर 14 हम लोग पढ़ रहे हैं, एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द एटमॉस्फेयर। पूरे एटमॉस्फेयर पे ह्यूमन की जो पूरी एक्टिविटीज़ है ह्यूमन बींग्स की, उनका क्या इम्पैक्ट होता है एटमॉस्फेयर के ऊपर, वो हम आज पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। 14.5 Impact of human activities on the atmosphere. Human activities have significant impact on the atmosphere primarily through the burning fossil fuels and deforestation. These activities contribute to climate change, air pollution, poor air quality, and other environmental issues. In urban areas, most air pollution comes from human-made sources. Such sources can be classified as either mobile, car, trucks, airplanes, marine engines, or point sources, factories, electric power plant, etc. Impact of burning fossil fuel on the atmosphere. The burning of fossil fuel is the primary cause of current climate change, altering the earth ecosystem and causes human and environmental health problems. The burning of fossil fuel affect the earth system in a variety of ways. Some of these ways include greenhouse gas emission, air pollution, volatile organic compound. Number 2, impact of deforestation on the atmosphere. Deforestation is purposeful cleaning or thinning of forest by humans. Deforestation represents one of the largest issues in global climate. Forests absorb GHGs like carbon dioxide and clean air for us. In short, deforestation has a wide range of negative impact on the environment, including loss of biodiversity, climate change, soil degradation, and water cycle disruption. अभी जो टॉपिक मैंने बेटे रीड आउट किया, डैट आर इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द एटमॉस्फेयर। ह्यूमन की एक्टिविटीज़ जो हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर पे क्या इम्पैक्ट डाल रही हैं, उनका क्या जो है वो इम्पैक्ट आता है पूरी एटमॉस्फेयर पे, हमारे इकोसिस्टम पे, हमारे वेदर पे, हर चीज़ पे जो है उसका एक इम्पैक्ट है। वो क्या इम्पैक्ट है, उसको हमने दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ा लार्जर जो है इम्पैक्ट डालती हैं एटमॉस्फेयर में। ये एक्टिविटीज़ की वजह से, जो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे, इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज आ रहा है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा। अब व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज? क्लाइमेट चेंज क्या है? हम वर्ड यूज़ करते हैं ना कि ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से क्लाइमेट चेंज आ रहा है। क्लाइमेट चेंज क्या है? अब आपने देखा होगा कि जो समर की ड्यूरेशन है वो बेटे बढ़ चुकी है, जो विंटर की ड्यूरेशन है वो और शॉर्ट होती जा रही है, और स्पेशली पंजाब में तो विंटर जो है वो बहुत ज़्यादा श्रिंक हो गया, बहुत कम हो गया, और समर जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी एक जो है वो फेज़ हो गया। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा यहाँ पे क्लाइमेट चेंज आता है, डैट इज़ फ्लड्स। फ्लड जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। और जो ग्लोबल वार्मिंग है, टेम्परेचर जो अर्थ का है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। ये तमाम के तमाम क्या है, दे आर क्लाइमेट चेंज, ठीक है। और ये क्यों होते हैं? ये ह्यूमन की डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से होंगे। और जब ये क्लाइमेट चेंज आता है तो इसकी वजह से बेटे बहुत ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब इसकी वजह से जो मेन इम्पैक्ट आता है वो सारा का सारा जो भी क्लाइमेट चेंज एक है, एक तो हो गया हमारे पास। इसके अलावा जो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ हैं इनकी वजह से सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है हमारे एटमॉस्फेयर को, वो क्या है, डैट इज़ पोल्यूशन। पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से, स्पेशली जो एयर पोल्यूशन है बेटे वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। और एयर पोल्यूशन जो है वो भी ह्यूमन मेड सोर्सेज ही की वजह से जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। कुछ सोर्सेज इसमें ऐसे हैं जिनको हम लोग कहते हैं मोबाइल्स। मोबाइल में हमारे पास क्या चीज़ आती है, हर मूवेबल जो ऑटोमोबाइल्स हैं, सारे के सारे मोबाइल्स में आते हैं। मोबाइल बेसिकली यूज़ करते हैं हम वर्ड लोकोमोशन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह आना, जो इनको हम लोग ज़राए आमदोरफ्त कहते हैं। इसमें हमारे पास कार्स आती हैं, ट्रक्स आते हैं, एरोप्लेन्स आते हैं, मैरीन इंजन्स आते हैं। ये तमाम के तमाम जो सोर्सेज हैं दे आर मेजर सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। इसके अलावा कुछ और सोर्सेज होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं पॉइंट सोर्सेज, वाटर पॉइंट सोर्सेज, फैक्ट्रीज, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, ठीक है। फॉसल फ्यूल्स, ये बेसिकली क्या हैं, फॉसल फ्यूल नहीं आते इसमें, सॉरी,
पॉइंट सोर्सेज में हमारे पास फैक्ट्रीज आएंगी और इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स आएंगे, यानी कि हमने जो हमारे सोर्सेज हैं वो सोर्सेज जो कि बेटे पोल्यूशन कॉज करते हैं, स्पेशली एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं, उनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक को हमने क्या कह दिया, मोबाइल सोर्सेज, और एक को हमने क्या कह दिया, पॉइंट सोर्सेज। मोबाइल सोर्सेज में तमाम के तमाम ऑटोमोबाइल्स आते हैं, ठीक है, कार्स हैं, ट्रक्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, बड़ी बड़ी फेरीज हैं, शिप्स हैं। और पॉइंट सोर्सेज में क्या आ रही हैं, हमारे पास फैक्ट्रीज आ रही हैं, इंडस्ट्रीज आ रही हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आ रहे हैं, ये तमाम के तमाम किसमें आगे, पॉइंट सोर्सेज में। अब हमने क्या पढ़ लिया कि दो तरह के सोर्सेज हो गए अर्बन एरियाज में। आगे चलते हैं, ये इन दोनों जो डिफरेंट टाइप के सोर्सेज हैं जो पोल्यूशन फैलाते हैं उनको हम दो मेन कैटेगरीज में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉसल फ्यूल की बर्निंग का हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, ठीक है। जब बेटे फॉसल फ्यूल को बर्न किया जाता है तो ये एक प्राइमरी काज है जिसकी वजह से हमारा क्लाइमेट जो है वो चेंज होता है, अर्थ का इकोसिस्टम बदल जाता है, और ह्यूमन बीइंग्स और जो इन्वायरमेंट है उनको बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। अगर हम देखें तो बेटे जब आपका क्लाइमेट चेंज होता है, ठीक है, जब आप फॉसल फ्यूल को बर्न करते हो, जब फॉसल फ्यूल को की बर्निंग की जाती है तो उसकी वजह से हमने अभी पढ़े थे कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे मैटर्स होते हैं, ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो फ़िज़ा में शामिल हो जाते हैं, ठीक है। जब वो फ़िज़ा में शामिल होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और वो एयर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। वो एयर पोल्यूशन जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, उससे हमें हमारी जो स्किन है वो डैमेज होती है, हमें जो है रिस्पायरेटरी इशू बहुत सारे हो सकते हैं। इसके अलावा जो है हमें इनहेल करने में यानी कि सांस लेने में जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। बहुत सारे इश्यूज हमने पहले भी डिस्कस किए। इसके अलावा जो हमारी पूरी एक इकोसिस्टम है, पूरा जो हमारा अर्थ का है पूरा, वो भी एक डिस्टर्ब हो जाता है एयर पोल्यूशन की वजह से। आपने अक्सर अभी फिनोमेना देखा होगा, स्मोक बहुत ज़्यादा हो रही है। बेसिकली स्मोक भी एयर पोल्यूशन ही की वजह से होती है। जब पोल्यूशन ज़्यादा हो जाती है, स्मोक जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से स्मोक भी जो है वो क्रिएट होती है। और स्मोक तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, उसके हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं और आपकी विजिबिलिटी भी जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बर्निंग है फॉसल फ्यूल की, बेटे ये प्राइमरी काज है क्लाइमेट चेंज का, जिसकी वजह से अर्थ का इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है, ह्यूमन बीइंग की लाइफ डिस्टर्ब होती है और बहुत सारे हेल्थ इशू जो हैं वो सामने आते हैं। दूसरी मेन चीज़ है कि जब हम फॉसल फ्यूल को बर्न करते हैं तो ये अर्थ के सिस्टम को बुरी तरह से डिफरेंट वे से जो है इफ़ेक्ट करती है। कुछ इसमें कॉमन जो इश्यूज़ हैं वो क्या है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, एयर पोल्यूशन है, और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि VOCs हम पहले भी पढ़ के आए हैं। बेसिकली ये क्या होते हैं, आपको मैंने भी बताया था कि ये सॉलिड और लिक्विड हैं, लेकिन यहाँ से डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो इन द फॉर्म ऑफ वेपर जो है बेटे वो एवोपरेट हो जाते हैं एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। और ये सिग्निफिकेंट एयर पोल्यूशन कॉज करेंगे इंडोर भी और आउटडोर भी, ठीक है। तो ये मेन कॉज है। इसके अलावा आपकी बुक में यहाँ पे एक डायग्राम भी बनी हुई है, इसमें इम्पैक्ट दिखाया है एयर पोल्यूशन का पूरे एटमॉस्फेयर पे। ये सारा का सारा एटमॉस्फेयर है हमारा। यहाँ पे क्या है, पावर स्टेशंस हैं। पावर स्टेशंस में जब कंबशन का प्रोसेस होता है तो बेटे SO2 और SO3 रिलीज होती है, आपको पता है। इसी तरह मोटर व्हीकल्स जो हैं जब इनकी कंबशन होती है, जब गाड़ियाँ चलती हैं, तो यहाँ से हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 और डिफरेंट टाइप के और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हैं वो भी हमारी इन्वायरमेंट के अंदर आ जाते हैं और एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं। इसी तरह जो लाइफ स्टॉक है, इसकी वजह से अमोनिया आता है और अमोनिया पे डेपोजिशन उसकी होगी और उसके डिफरेंट टाइप के डिकम्पोजिशन की वजह से डिफरेंट टाइप के जो पार्टिकल्स हैं, NH4 है, अमोनियमाइन है, NO3 है, SO4, ये तमाम के तमाम जो पार्टिकल्स हैं ये फ़िज़ा में जो है फिर आ जाते हैं और वहाँ से ये बारिश की फॉर्म में रेन के साथ दोबारा से जो है ये सैंड में चले जाते हैं, सॉइल में चले जाते हैं, और इनकी वजह से फिर सॉइल भी जो है उसकी एबिलिटी डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स को हेल्ड करने की वो भी बेटे मुतासिर होती है, और उस सॉइल में जो प्लांट ग्रो कर रहे होते हैं उनके ऊपर भी एक एडवर्स इफेक्ट आता है।
ऐसी सॉइल जिसमें पोल्यूटेंट ज़्यादा होते हैं वहाँ पे प्लांट भी फिर ग्रो नहीं करते। जब प्लांट ग्रो नहीं करेंगे तो ना तो हमें खाने के लिए कोई वेजिटेबल मिलेगी ना कोई फ्रूट मिलेगा। ओवरऑल ये हम कह सकते हैं कि बेटे फॉसल फ्यूल की बर्निंग से हमारे एटमॉस्फेयर पे बहुत ज़्यादा मेजर जो है वो इफ़ेक्ट आता है, और इसकी वजह से ना सिर्फ प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, हमारा पूरा इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। सेकंड जो इम्पैक्ट इसका बताया था वो क्या है, सेकंड इम्पैक्ट है डैट इज़ डिफरेंट। इसके दो तीन जो है इम्पैक्ट बताए हैं। पहला आपको बताया हुआ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन जो है लार्जेस्ट इशू है जिसकी वजह से पूरे ग्लोबल का, पूरी दुनिया का जो है वो एटमॉस्फेयर चेंज हुआ। क्या हुआ कि फॉरेस्ट जो हैं बेटे वो एब्जॉर्ब करते थे GHGs, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते थे और एयर को क्लीन करते थे। ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है ना बेटे। प्लांट्स क्या करते हैं, हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, प्लांट्स क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड एक डेंजरस गैस है, लेकिन क्या हो रहा था कि जितने ज़्यादा ट्रीज़ होंगे, जितने ज़्यादा फॉरेस्ट होंगे, उतनी ही ज़्यादा वो क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे, और हमारा एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज बहुत कम हो जाती है जब प्लांट वो एटमॉस्फेयर लेते हैं। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने क्या किया, ह्यूमन बींग्स ने प्लांट्स को, ट्रीज़ को, फॉरेस्ट को अपने यूज़ के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए कट करना शुरू कर दिया। ठीक है, डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ बना दी जंगल काट के। ठीक है, लकड़ी यूज़ करके उससे डिफरेंट टाइप के और तरह के मटेरियल्स हमने बनाना शुरू कर दिए, यानी कि हमने फॉरेस्ट ख़त्म करना शुरू कर दिए। जब फॉरेस्ट ख़त्म हो जाते हैं तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन। जब डिफॉरेस्टेशन होगी तो क्या होगा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट एब्जॉर्ब कर रहे थे, अब वो कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट तो है ही नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं होगी। इसका मतलब होगा हमारी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक मतलब डेंजरस गैस है, और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन जो है ये एक मेजर जो है, एक लार्जेस्ट इशू है जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर पे एक इम्पैक्ट आता है। दूसरी मेन चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है बेटे कि डिफॉरेस्टेशन जो है इसके नेगेटिव इम्पैक्ट हैं हमारी इन्वायरमेंट पे। इससे क्या होता है कि जब देखो, जब हम फॉरेस्ट कट कर देते हैं तो फॉरेस्ट कट करने से सिर्फ ये नहीं कि ट्रीज़ ख़त्म हो जाते हैं, बल्कि जो बायोडाइवर्सिटी है, डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें बर्ड्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। देखो आपको पता है जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं या एनिमल्स के अलावा जितने बर्ड्स हैं सारे फॉरेस्ट में रहते हैं ना, और एक बैलेंस, हर चीज़ अर्थ पे एक बैलेंस क्रिएट रहता है। ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है अच्छी तरह से बायोलॉजी में, एनिमल्स, प्लांट्स, ठीक है, ह्यूमन बींग्स, एक बैलेंस है। ठीक है, पूरा फूड साइकिल एक चल रहा है। लेकिन जब फॉरेस्ट ख़त्म हो जाते हैं, जब डिफॉरेस्टेशन हो जाती है, तो क्या होता है कि बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस हो जाता है। जब प्लांट्स उधर नहीं होंगे तो इसका मतलब है कि एनिमल्स को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, बर्ड्स को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, तो क्या होगा कि उस एरिया से एनिमल्स और बर्ड भी माइग्रेट कर जाएंगे, यानी कि उस जगह से बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस हो जाएगा। प्लांट्स नहीं होंगे तो क्लाइमेट चेंज होगा, समर और प्रोलॉन्ग कर जाएगी, विंटर और शॉर्ट हो जाएगा, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा और जो हैं वो इम्पैक्ट आएंगे। जब फॉरेस्ट नहीं होगा तो अर्थ का जो इंटरनल टेम्परेचर है अर्थ का, वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा रोज़ बरोज़। ठीक है, और इसमें जो है वो सर्वाइवल जो है वो मुश्किल हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा जब डिफॉरेस्टेशन हो जाती है तो बेटे सॉइल जो है उसकी भी डिग्रेडेशन शुरू हो जाती है, वाटर साइकिल जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। आपको पता है कि जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज़ हैं, वो उनकी वजह से रेन आती है। ठीक है, वो बारिश बरसाने का जो है वो सबब बनते हैं, और बारिश होती है, वही पानी फिर आता है और दोबारा से फिर वेपर्स की फॉर्म में ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, यानी कि एक वाटर जो है वो पूरा एक साइकिल की फॉर्म में हमारे पास हमेशा मौजूद रहता है। लेकिन जब डिफॉरेस्टेशन होती है तो हम वाटर साइकिल को भी डिस्टर्ब कर देते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग होती है और एटमॉस्फेयर जो है वो चेंज हो जाता है। लास्ट में आपको बताया कि डिफॉरेस्टेशन, व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन, आपकी बुक में यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि डिफॉरेस्टेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कटिंग डाउन, क्लियरिंग और रिमूविंग फॉरेस्ट फॉर ओवर पर्पसेस। हम अपनी ज़रूरत के लिए
प्लांट्स को, ट्रीज़ को कट करते हैं, उनको क्लियर करते हैं और फॉरेस्ट को रिमूव कर देते हैं। और इस रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट को, क्लियरिंग को और कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। इज़ दैट क्लियर? छोटा सा टॉपिक था, इतना इजी सा था, इतना मुश्किल नहीं था। हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द एटमॉस्फेयर। ह्यूमन की एक्टिविटीज़ का एटमॉस्फेयर के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। तो उसको दो इम्पैक्ट हमने यहाँ पे पढ़े। एक इम्पैक्ट हमने पढ़ा इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, जब हम फॉरेस्ट कट कर देंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। दूसरा इम्पैक्ट मैंने आपको बताया कि जब हम फॉसल फ्यूल को बर्न करते हैं तो क्या इम्पैक्ट आता है। तो सबसे ज़्यादा जो मेजर इम्पैक्ट है वो क्या है कि पोल्यूशन जो है वो क्रिएट होती है फॉसल फ्यूल की वजह से। और जब डिफॉरेस्टेशन होती है तो उसकी वजह से जो है हम सारा अपना जो हमारा पूरे वाटर साइकिल है, पूरा एक फूड साइकिल है, फूड चेन है, उसको हम लोग जो है वो डिस्टर्ब कर देते हैं। इज दैट क्लियर? इसके बाद बेटे इसी के नीचे अगर टॉपिक के नीचे आओ तो यहाँ पे आपको एक क्विक चेक दिया गया है 14.2। इसमें आपके पास 4 क्वेश्चन है, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट करवाऊंगी। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, मेंशन मैन मेड सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। हाउ डू पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राइमरीली एंटर द एटमॉस्फेयर। हाउ डू volatile organic compound affect air quality. What are the major sources of heavy metal in the atmosphere. 1 by 1 हम ये सारे क्वेश्चन करते हैं, मैं आपको सारे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती हूँ। 14.2 क्विक चेक 14.2 मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन मैन मेड सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के जो मैन मेड सोर्सेज हैं वो आपने बताना है। यहाँ पे सिंपल आप बताओगे ह्यूमन मेड सोर्सेज कौन से हैं, उनको हम क्या कहते हैं। एक हैं मोबाइल सोर्सेज और एक कौन से हैं, दे आर नोन एज पॉइंट सोर्सेज। अभी मैंने आपको पढ़ाया था, यहाँ ऊपर चलें आप, ठीक है, यहाँ पे लिखे हुए हैं ये मोबाइल सोर्सेज एंड पॉइंट सोर्सेज। यही आपने इस क्वेश्चन के आंसर में लिखने हैं कि मैन मेड सोर्सेज जो एयर पोल्यूशन के हैं दे आर ऑफ 2 टाइप्स। इनकी 2 टाइप्स हैं। एक हमारे पास आ जाएंगे ह्यूमन जो मोबाइल सोर्सेज आएंगे, उनमें कार, ट्रक्स, एरोप्लेन्स और मैरीन इंजन्स आते हैं। दूसरे हैं पॉइंट सोर्सेज। पॉइंट सोर्सेज में हमारे पास फैक्ट्रीज और इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स आ जाएंगे। इसके अलावा जो कंबशन है फॉसल फ्यूल की इन व्हीकल इंजन्स, फैक्ट्रीज एंड पावर प्लांट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन आप लिखेंगे। और जो बर्निंग ऑफ वुड है एज डोमेस्टिक फ्यूल और जो कोल होता है इन ब्रिक क्लिन्स, ये भी एयर पोल्यूटेंट के सोर्सेज हैं। ये सारा आपने जितना भी डिटेल से हमने पढ़ा है वो सारा का सारा आपने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में जो है वो लिख देना, जिस तरह से मैंने अभी आपको बता दिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स प्राइमरीली एंटर द एटमॉस्फेयर। बेटे अभी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स यानी कि PAH डिटेल से पढ़ाए थे। आपने PAH की पहले डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। मैंने आपको बताया था इट कंपोज्ड ऑफ फ्यूज मल्टीपल एरोमेटिक रिंग। जब मल्टीपल एरोमेटिक रिंग जो हैं वो कंबाइन होते हैं, फ्यूज होते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं PAH। और फिर मैंने आपको क्या बताया था, कॉमन एग्जांपल्स बताई थी। उनकी कॉमन एग्जांपल में हमने नेप्थलीन देखी थी, एंथ्रासीन एंड फिनेंथ्रासीन देखी थी, ठीक है। और पीछे है ना ज़रा PAH ये लिखा हुआ है, यही आपने इसके आंसर में जो है वो राइट कर देना पूरा का पूरा, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन की तरफ आओ, हाउ डू वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड VOC इफेक्ट एयर क्वालिटी। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है। अ लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट ईजिली एवोपरेट्स एट रूम टेम्परेचर आर नोन एज वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। उनकी कॉमन एग्जाम्पल्स लिखनी है और उसके सोर्सेज लिखने हैं आपने कि व्हीकल एग्जॉस्ट, बर्निंग लिक्विड फॉसल फ्यूल, वुड एंड गार्बेज आल रिलीज VOC इन द एटमॉस्फेयर। पीछे हम VOCs पढ़ के आए हैं ना, वही सारा आपने यहाँ पे डिटेल से लिख देना है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाट आर द मेजर सोर्स ऑफ हैवी मेटल इन द एटमॉस्फेयर। हैवी मेटल की तरफ आओ, आपकी बुक में पीछे हैवी मेटल दिया गया है। हैवी मेटल आपने लिखनी है, इसकी कॉमन एग्जाम्पल्स लिखोगे, लेड, मर्करी एंड कैडमियम। और they are released into the atmosphere from various industrial process, transportation, human activities, metallurgy, battery waste and incineration are the major sources। और मैंने आपको ये डिटेल से बेटे पढ़ाए थे। मैंने आपको मेटलर्जी का और इंसिनरेशन का पूरा अच्छी तरह से मतलब भी समझाया था। यानी कि पीछे है ना, अगर आप ये देखें, ये हैवी मेटल लिखे हुए हैं, ठीक है। ये हैवी मेटल्स आपने सारे के सारे इसके आंसर में राइट कर देना, क्लियर।
यानी कि जो क्विक चेक 14.2 है, ये सारा का सारा जो भी हम टॉपिक पढ़ के आए हैं उन्हीं से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपसे जो है वो पूछे हुए हैं। क्लियर। नेक्स्ट पेज पे चलें बेटे, पेज नंबर 312। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 312। बहुत इजी टॉपिक है अगला भी हमारा जो हमने अभी स्टार्ट करना है। 14.6 इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। हमने पढ़ लिए पहले के व्हाट आर एयर पोल्यूटेंट्स, एयर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं, जो मेजर एयर पोल्यूटेंट्स हैं वो हमने सारे डिटेल से पढ़े। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कि ये जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं इनका इफ़ेक्ट क्या होता है, वो चाहे उसकी वजह से क्या चीज़ काज हो रही है। ठीक है, वो सारा हम वन बाय वन डिटेल से पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ इसको एक्सप्लेन करूँगी। 14.6 Effect of air pollutants. The most important and commonly effect of air pollutants are formation of smoke and acid rain. अभी जब मैंने आपको लास्ट लेक्चर पढ़ाई थी तब मैंने इन दोनों का जिक्र भी किया था। 14.6.1 Formation of smoke. Smoke is a type of air pollution typically characterized by the thick haze. It primarily occurs in urban areas and is often caused by emission from vehicles, industrial activities, and other sources of pollution. It consists of fine dust, odors, soot particles, condensed water vapors, poisonous gases such as SO2, NOx, O3, CO, and CO2, secondary pollutant like O3, unburned hydrocarbon, VOCs, and PM 10 to 2.5 micron. Types of smoke. 1. Industrial or classical smoke, London smoke. Number 2. Photochemical smoke, Los Angeles smoke. Number 1. Classical or sulfurous smoke. Sulfurous or industrial smoke, also called as reducing smoke or classical smoke, usually result from high quantities of sulfur oxide being released into the air. It is also called London smoke. Number 2. Photochemical smoke. Photochemical smoke is a type in which primary air pollutant like nitrogen oxide, NOx, VOC, and unburned hydrocarbon undergo photochemical reaction in the presence of sunlight and form secondary pollutant like ozone and peroxyacetyl nitrate, PAN. This type of smoke is considered more dangerous as it can cause heart palpitations, pneumonia, and even lung cancer. इसको पहले पढ़ते हैं, देन हम इस एसिड रेन की तरफ मूव करेंगे। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे बेटे इफ़ेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन के अगर आपकी एयर में, आपके एटमॉस्फेयर में एयर पोल्यूटेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है। उसकी वजह से दो मेन इम्पॉर्टेंट जो हैं वो इफ़ेक्ट्स आते हैं, एक है स्मोक और एक होता है एसिड रेन। पहले हम स्मोक की तरफ चलते हैं। व्हाट इज स्मोक, ठीक है, स्मोक क्या है, वो किस तरह से फॉर्म होती है, आप इसकी आपकी बुक में हेडिंग दी हुई है फॉर्मेशन ऑफ स्मोक। स्मोक किस तरह बनती है बेटे, स्मोक एयर पोल्यूशन की एक टाइप है। आप ये कह सकते हैं स्मोक इज़ अ टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन की एक टाइप है। इसमें क्या होता है कि एक थिक, समझ लो डस्ट की एक कवरिंग जो है वो आपके एटमॉस्फेयर के नीचे आ जाती है। ठीक, मतलब एटमॉस्फेयर पे आ जाती है। ज़मीन जो है आपकी, जो अर्थ है उसके ऊपर एक ब्लैंकेट जो है वो पोल्यूशन का, स्मोक का जो है वो आ जाता है और ये बहुत ज़्यादा थिक होता है। इतना थिक होता है कि आपकी जो सन है वो भी आपको विजिबल नहीं होता, इतना थिक होता है ये। सन की रेज जो है वो अर्थ तक नहीं आती। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि कितना थिक कवर ये एक होता है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली बेटे जो स्मोक है ये जनरली अर्बन एरियाज में जो है वो ज़्यादा होती है, सिटीज़ वगैरह में ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पे ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियाँ जो हैं वो ज़्यादा होती हैं। जितनी ऑटोमोबाइल्स ज़्यादा होंगी, जितनी इंडस्ट्री ज़्यादा होंगी, जितनी फैक्ट्री ज़्यादा होंगी और दूसरे सोर्सेज होंगे पोल्यूशन के, उतनी ही स्मोक जो है वो ज़्यादा होगी। यही वजह है कि ये अर्बन एरियाज़ में यानी कि सिटीज़ में जो है वो ज़्यादा होती है क्योंकि सिटीज़ में आपको पता है फैक्ट्रीज़ भी ज़्यादा होती हैं, इंडस्ट्री ज़्यादा होती हैं, गाड़ियाँ ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है तो स्मोक भी वहाँ पे ज़्यादा होती है। इसके अलावा बेटे CO2 और सेकेंडरी पोल्यूटेंट जैसे कि ओजोन है, अनबर्न हाइड्रोकार्बन है, VOCs एंड PM। VOCs क्या थे, हमने VOCs पढ़े थे, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, और PM भी हम पढ़ के आए थे, पार्टिकुलेट मैटर।
तो पार्टिकुलेट मैटर और जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, इनकी वजह से भी बेटे स्मोक जो है वो क्रिएट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ स्मोक की तरफ। देयर आर टू टाइप ऑफ स्मोक, दो तरह की टाइप्स हैं स्मोक की। एक को हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रियल स्मोक या क्लासिकल स्मोक, ठीक है, या उसको लंदन स्मोक के नाम से भी जो है वो याद किया जाता है। और दूसरी जो टाइप है स्मोक की, डेट इज नोन एज फोटोकेमिकल, या उसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉस एंजलिस स्मोक कहते हैं, ठीक है। पहले हम बात करेंगे क्लासिकल या सल्फरस स्मोक की बात करेंगे। क्लासिकल स्मोक को सल्फरस स्मोक भी कहते हैं, और सल्फरस या इंडस्ट्रियल स्मोक जो है, इंडस्ट्रीज की वजह से, फैक्ट्रीज की वजह से जो स्मोक कॉज होती है ना, इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, सल्फरस स्मोक कहते हैं, ठीक है। और दूसरा नाम इसका क्लासिकल स्मोक भी है। ये बेसिकली बेटे स्मोक ही होती है, ये स्मोक तब होती है जब एटमॉस्फेयर के अंदर, हमारी एयर के अंदर यानी कि हवा के अंदर बेटे सल्फर ऑक्साइड जो हैं वो रिलीज होते हैं। जब सल्फर ऑक्साइड रिलीज होंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सल्फरस स्मोक कहेंगे। सल्फर ऑक्साइड में आपने पढ़ा था सल्फर डाइऑक्साइड भी आता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी आएगा, यानी कि SO2 भी आएगा, और SO3 भी आता है। जब इनकी परसेंटेज एयर में ज़्यादा हो जाती है तो वो क्या काज करते हैं, वो काज करते हैं सल्फर स्मोक। क्लियर है। इस स्मोक को हम लोग लंदन स्मोक भी कहते हैं। ये बहुत थिक होती है, ग्रे कलर की होती है, और इवन ब्लैक स्मोक भी जो है वो आती है। जब ब्लैक स्मोक आपको नज़र आएगी तब आपको अपनी एयर में, इर्द गिर्द फिजा में एक बेटे बर्निंग स्मेल भी जो है आप लोग फील करोगे जब ब्लैक स्मोक होगी। तो वो बेसिकली जलने की जो है वो एक स्मेल जो है वो हर जगह जो है आपको फील होती है। और फोटोकेमिकल स्मोक की तरह यहाँ पे इस स्मोक के लिए सनलाइट जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता। क्या मैंने कहा, इस स्मोक के लिए सनलाइट रिक्वायर्ड नहीं होती। और यहाँ पे कॉमन एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया था, S+O2 SO2 में दोबारा ऑक्सीजन अगर ऐड हो जाए तो वो क्या बन जाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा। तो सल्फर ऑक्साइड जो है वो मेन यहाँ पे जो है इसमें प्रेजेंट है हमारी एयर में। क्लियर हो गया। क्लासिकल स्मोक जो है बेटे ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, और जो मेन इफेक्ट हम कह सकते हैं इसकी वजह से आते हैं बेटे। क्लासिकल स्मोक आइज़ की इरिटेशन, कफिंग और विजिबिलिटी को रिड्यूस कर देती है, और इवन ये स्मोक जो है ये प्लांट को भी डैमेज करती है। यानी कि इसकी वजह से इफेक्ट्स क्या हैं, बुक में नहीं लिखे हुए लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आप अपनी अपनी नोटबुक पे नोट कर लो। अगर आपका इस पे आता है कि राइट डाउन द टाइप ऑफ स्मोक, तो वहाँ पे आपने ये मेंशन करना होता है। आप हेडिंग दे के जो है इसके इफेक्ट्स भी लिखते हो। इसके इफेक्ट में क्या है कि क्लासिकल स्मोक जो है इट काज आइज इरिटेशन, ठीक है, ये आइज इरिटेशन काज करती है, कफिंग, और इसके अलावा विजिबिलिटी रिड्यूस करती है, और ये इट कैन डैमेज प्लांट्स, ये प्लांट्स को भी डैमेज करती है। क्लियर हो गया। दूसरी इसकी टाइप है डेट इज़ नोन एज फोटोकेमिकल स्मोक। नाम से पता चल रहा है फोटोकेमिकल, यानी कि ये इसमें हमारे पास सनलाइट भी जो है वो भी मतलब इसमें जो है वो पहले वाली में सनलाइट रिक्वायर्ड नहीं थी, लेकिन यहाँ पे सनलाइट का भी जिक्र होगा, ठीक है। फोटो मीन लाइट, नाम से पता चल रहा है। फोटोकेमिकल स्मोक जो है ये वो टाइप है जिसमें प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, VOC और अनबर्न हाइड्रोकार्बन जो है उनके अंदर एक सीरीज ऑफ रिएक्शन होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। और ये रिएक्शन कब होंगे, जब सनलाइट होगा, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में ये सारे रिएक्शन होंगे, और ये एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो है वो कॉज करते हैं। और सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन से, जैसे कि ओजोन और पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पैन। लास्ट चैप्टर में ये डिटेल से मैंने आपको दोनों पढ़ाए थे। हमने क्या पढ़ा था हेलोजन उसमें, सॉरी, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो बेटे मैंने आपको बताया था, हमने ओजोन अच्छी तरह से पढ़ा था। ओजोन के बाद हमने पैन, मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ाए थे, ठीक है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो बेटे नाइट्रोजन ऑक्साइड, VOC और बर्न जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके अंदर फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। और ये रिएक्शंस कब होंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और जब ये रिएक्शन होते हैं तो उनकी वजह से सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनते हैं। सेकेंडरी पोल्यूटेंट की कॉमन एग्जांपल क्या है, ओजोन और पैन, PAN, ठीक है।
तो उसके बाद हम देखते हैं इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट। इस तरह की जो स्मोक है बेटे, डैट इज़ नोन एज फोटोकेमिकल स्मोक, या इसको हम लोग लॉस एंजलिस स्मोक भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। इसकी वजह से बेटे बहुत ज़्यादा डेंजरस इफ़ेक्ट्स आते हैं, ठीक है। ये हार्ट की पैल्पिटेशंस कॉज करता है, नमूनिया कॉज करता है, इसके अलावा लंग कैंसर भी जो है वो इसकी वजह से होता है। अब लंग्स से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ हैं, यानी कि आपके लंग्स बहुत ज़्यादा इससे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लंग्स पानी से फिल हो जाते हैं, वाटर से, जो नमूनिया काज करते हैं। इसके अलावा इतने ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं कि वो लंग कैंसर भी हो जाता है, और इसके अलावा बहुत सारी हार्ट डिजीज़ जो हैं वो भी इसकी वजह से हो जाती हैं। इवन इतना ज़्यादा ये डेंजरस होता है कि इवन आपका हार्ट जो है उसकी वर्किंग ही बंद हो जाती है, और अल्टीमेटली इस काज डेथ, ठीक है। और ये हमने क्या पढ़ लिया, ये हमने अपना फर्स्ट जो है इफ़ेक्ट पढ़ा, डैट इज़ नोन एज स्मोक। अब हम चलते हैं अपने सेकंड इफ़ेक्ट की तरफ, डैट इज़ नोन एज एसिड रेन्स। आई थिंक इतना ही काफ़ी है। एसिड रेन्स इंशाल्लाह हम कमिंग लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए बेटे ये ज़्यादा हो जाएगा। एसिड रेन अभी रहते हैं। आज मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ा दिया, स्मोक पढ़ा दी। पहले आपने यहाँ पे क्या याद करना है, आपने करना है व्हाट इज़ स्मोक, ठीक है, उसको डिफाइन करना है। फिर आप टाइप ऑफ स्मोक में आओगे, फिर दोनों टाइप्स को आप अच्छी तरह से डिफाइन करोगे। डिफाइन करने के बाद आपने इनकी एग्जांपल्स देनी है। एग्जांपल्स देने के बाद आपने इनके हार्मफुल इफ़ेक्ट भी जो है वो लिखने हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ कि जो फोटोकेमिकल स्मोक होती है ये बेसिकली फॉर्म होती है इन कार्बन एरियाज़। एक कुछ एरियाज़ होते हैं जिनको हम लोग कार्बन एरियाज़ कहते हैं। जब बहुत ज़्यादा बेटे हाई टेम्परेचर होता है ना, स्पेशली आफ्टरनून, दोपहर के टाइम, समर्स में, तो उस केस में जो फोटोकेमिकल स्मोक है वो ज़्यादा हो जाती है, और ये कॉमन होती है इन समर मंथ। मैंने पहले आपको बताया कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है ना, स्पेशली गर्मियों में, समर में, दोपहर के टाइम, ये फोटोकेमिकल स्मोक जो है ये ज़्यादा होती है उस टाइम, ठीक है। यहीं पे बेटे मैं अपना टॉपिक ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम एसिड रेन स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और मुझे यहीं पे इजाज़त दो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।